परजिवरियंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है मनोज कुमार शर्मा, जो अभी मुंबई में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस के पोस्ट पर तैनात हैं। ये देखो 12वीं में फेल हो गए थे, उसके बाद अपने भाई के साथ ऑटो चलाना स्टार्ट किया। एक बार पुलिस ने इनका ऑटो पकड़ लिया और ये एसडीएम के पास में गए अपनी एप्लीकेशन देने के लिए कि ऑटो को छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी बात ठीक से नहीं रख सके। लेकिन उस दौरान उन्होंने ये जरूर पूछ लिया कि एसडीएम कैसे बनते हैं, कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। उसके बाद इन्होंने ठान लिया और तैयारी करते करते अनेक महान विचारकों के बारे में पढ़ा, महान लीडर्स के बारे में पढ़ा। फिर इनको लगा कि एसडीएम से भी बड़े एग्जाम की तैयारी की जा सकती है। इन्होंने यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी भी की और अंत में चौथे अटेम्प्ट में इन्होंने 121वीं रैंक हासिल की और इनको आईपीएस मिला। आज महाराष्ट्र कैडर में मुंबई में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। पॉइंट देखो यही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने तैयारी के दौरान खराब समय देखा, आपकी शुरुआत खराब रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, असली मजा जर्नी में है। इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी करते जाओ, अटेम्प्ट लेते जाओ, नहीं। जर्नी का मतलब आप एफर्ट्स पूरी तन्मयता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ लगाओ। और एक जर्नी, ये एग्जाम क्लियर करने के बाद दूसरी जर्नी आप स्टार्ट करोगे, अच्छा काम करोगे जनता के लिए, उस जर्नी में मजा आएगा। तो एफर्ट्स मजबूत होने चाहिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। तो आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 26 सितंबर है आज, 26 सितंबर 2023, और 3 आर्टिकल्स मेनली हम डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे M.K. नारायणन का। इन्होंने चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के इशू पर आर्टिकल लिखा है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बाल गंगाधर तिलक से संबंधित, कैसे उन्होंने गणेश चतुर्थी को एक पब्लिक फेस्टिवल बना दिया, कम्युनिटी फेस्टिवल बना दिया। अदरवाइज पहले ये सिर्फ एक दिन का फेस्टिवल हुआ करता था। फिर सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जैसे नेशनल लेवल पे नीति आयोग है ना, स्टेट लेवल पे सीटी आयोग की आवश्यकता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर से संबंधित है और यह आर्टिकल लिखा गया है M.K. नारायणन के द्वारा। ये अजीत डोवल की तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट पर काम कर चुके हैं और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में उनके द्वारा कहा जाता है कि G20 का समिट इस बार जो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। समिट के ऑर्गेनाइज होने से पहले फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स इस प्रकार के कयास लगा रहे थे कि कोई जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं साइन होगा इस समिट के बाद, और ये G20 के इतिहास में ना पहली बार होगा कि कोई कॉमन जॉइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं होगा। लेकिन देखो, उन सब संभावनाओं को धता बताते हुए इवन इंडिया को भी श्रेय जाता है कि इस G20 के समिट के बाद एक कंसेंसस डिक्लेरेशन निकल कर आया जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ था। सबके लिए कुछ ना कुछ मतलब बहुत सारे इश्यूज के बारे में बोला गया, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेररिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी, मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनमें रिफॉर्म्स से संबंधित, मतलब जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है ना वर्ल्ड को प्रभावित कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे इश्यूज इस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में कवर हुए जो G20 के दिल्ली समिट के बाद साइन हुई। और एक जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू, रशिया यूक्रेन वार को लेकर क्या बोला जाएगा। देखो, पिछली बार समिट ऑर्गेनाइज हुआ था बाली में। बाली में समिट ऑर्गेनाइज हुआ था ना, तो उस समय भी यह इशू काफी कंट्रोवर्शियल था। लेकिन पिछले साल के समिट के दौरान ना सीधा सीधा रशिया को कंडेम किया गया था यूक्रेन वार के लिए। लेकिन इस बार के समिट में जो डिक्लेरेशन साइन हुआ ना, उसमें सीधा सीधा रशिया पर आरोप नहीं लगाया गया है। इस बार के डिक्लेरेशन में रेजोल्यूशन पे फोकस किया गया है कि भैया वार का हमें समाधान निकालना है मिलकर। इस वजह से भी दिल्ली डिक्लेरेशन की तारीफ की जा रही है इवन चाइना और रशिया के द्वारा कि इस डिक्लेरेशन में सीधा सीधा आरोप जो है वो रशिया के ऊपर नहीं लगाया गया है। तो कुल मिला के देखो, आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, समिट इंडिया के लिए बड़ी अचीवमेंट, समिट की जो आउटकम है वो काफी अच्छी निकली है। लेकिन देखो, अब राइटर बोलते हैं कि ये सारी तस्वीर तो ठीक है, सारी पॉजिटिव चीजें अभी तक हमने डिस्कस की, बट अब मेन मुद्दे पे आते हैं। G20 जो वैसे तो इस्टेब्लिश किया गया 1999 में, लेकिन शुरू में तो ये ग्रुप था सिर्फ इन मेंबर कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स का और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का। कहने का मतलब ये है सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती थी
और मेंबर कंट्रीज के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आपस में नहीं मिलते थे। तो इस वजह से शुरू में ना इस ग्रुप की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी 1999 से लेके 2007-8 के बीच में। लेकिन ना 2007-8 में एक बहुत बड़ा रिसेशन आता है, ग्लोबल इकोनॉमी में क्राइसिस आते हैं, तो विभिन्न देश परेशान थे इन क्राइसिस को कैसे टैकल किया जाए। उस समय मेंबर कंट्रीज के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि यार ये ग्रुप तो काफी काम का है, क्यों ना इस ग्रुप की मीटिंग में विभिन्न देशों के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपस में मिलें और वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने का समाधान ढूंढे। मतलब कि 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये जो ग्रुप था वो अपग्रेड हो गया, यूं बोल सकते हो ग्रुप काफी सीरियस हो गया। पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर्स ऐसे ही आपस में मिलते रहते थे, कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब मेंबर कंट्रीज के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आपस में मिलने लगे तो फिर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये कहानी है इस G20 के ग्रुप की। लेकिन कंसर्न ये है, देखो ये G20 का जो ग्रुप है ना वो इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था कि वर्ल्ड की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का समाधान निकालना। लेकिन चाइना ये बोल रहा है आज के समय में कि भैया वेस्टर्न कंट्रीज ना इस G20 के ग्रुप का इस्तेमाल कर रही हैं अपनी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चाइना बोलता है आपने इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इस्टेब्लिश कर लिया। अब इस ग्रुप की सहायता से ना, इस कॉरिडोर की सहायता से ना आप चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना चाहते हो। मतलब चाइना का यह बोलना है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया था, बट आप अपने जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हो। चाइना का यह भी आरोप है कि G20 ग्रुप का इस्तेमाल किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा अपने व्यू पॉइंट्स को पूरे वर्ल्ड के ऊपर इंपोज करने के लिए। यानी ये जो ग्रुप है वो वेस्टर्न कंट्रीज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, अपने पॉलिटिकल टूल के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसा कहना है चाइना समेत चाइना के एलाई कंट्रीज का। अब देखो और भी कुछ देश हैं जिनका यह कहना है कि G20 के इंडिया के समिट ने ना कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम सोल्व नहीं की है। मतलब ऐसा होता कि चाहे टेररिज्म से संबंधित हो, एनर्जी से संबंधित हो, इस प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट पे कुछ बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन होता, कोई प्रॉब्लम सोल्व होती, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज भी वर्ल्ड में यूक्रेन रशिया वार चल रहा है, अनेकों क्राइसिस वर्ल्ड में है, लेकिन दिल्ली समिट के बाद कुछ चेंज नहीं हुआ है। हालांकि देखो एक समिट से पूरा वर्ल्ड बदल जाएगा ये तो उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। लेकिन राइटर का इसके बाद ये कहना है आज देखो वर्ल्ड ना पहले के अपेक्षाकृत ज्यादा कैओस में है। वर्ल्ड में ऑर्डर के बजाय डिसऑर्डर ज्यादा है। चाइना आज एशिया में सबसे बड़ी पावर है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर चाइना बनना चाहता है, लेकिन यूएसए और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज किसी भी कीमत पे चाइना को रोकना चाहते हैं। आज के समय में वेस्टर्न कंट्रीज को ऐसा लग रहा है जैसे चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रही है, चाइना में डिफ्लेशन देखने को मिल रही है, चाइना में डेमोग्राफिक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मतलब वहां पे जो एवरेज एज है काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो मतलब चाइना का स्लो डाउन स्टार्ट हो गया है। बट राइटर के अनुसार वेस्टर्न कंट्रीज ये भूल रहे हैं चाइना की अपनी नॉन कैपेसिटी है प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढने में, तो इतना जल्दी आप चाइना को राइट ऑफ नहीं कर सकते हो। और बात करें इंडिया की, देखो इंडिया चाइना की बॉर्डर पे टेंशंस हैं। बेशक वेस्ट ये चीज बर्दाश्त कर ले कि उन्होंने कई सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया चाइना को कंटेन करने के लिए, लेकिन वो स्ट्रेटजीज फेल हो गई। लेकिन इंडिया ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया और चाइना का बॉर्डर लगता है बहुत लंबा और ऑलरेडी एक युद्ध इंडिया और चाइना के बीच में हो चुका है 1962 में। मतलब चाइना से देखो खतरा ज्यादा इंडिया को है। वेस्टर्न कंट्रीज तो चलो चाइना को कंटेन करना चाहती है कि वो सुपर पावर ना बन जाए, अदरवाइज वेस्टर्न कंट्रीज का सीधा सीधा कोई चाइना से कन्फ्लिक्ट नहीं है, बट इंडिया का तो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ में। इस वजह से इंडिया ये चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि हां हमने चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना का मुकाबला करने के लिए कोई स्ट्रेटजी फॉलो की और वो फेल कर गई। क्योंकि स्ट्रेटजी फेल होने पर चाइना देखो इंडिया से बदला लेने की कोशिश करेगा। जैसे अब इंडिया क्वाड में शामिल हो गया है और क्वाड साफ तौर पे इंडिया एंटी चाइना ग्रुप के तौर पे इमर्ज होके आया है, तो ये चीजें जाहिर तौर पे चाइना को इरिटेट करती हैं और चाइना फिर अपने ढंग से इंडिया से इस चीज की कॉस्ट वसूलने की कोशिश करता है, जैसे बॉर्डर पे टेंशंस को लाइव करके
इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो वर्ल्ड जो है ना और ज्यादा डिवाइड होता जा रहा है दो ब्लॉक्स के बीच में। आप एग्जांपल देखिए, जहां यूएसए नाटो को एक्सपेंड कर रहा है, फिनलैंड नाटो का मेंबर बन गया, दूसरी तरफ चाइना रशिया वाला ग्रुप जो है वो भी अलग अलग देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में रशिया में विजिट की, टर्की और रशिया की दोस्ती काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। रशिया अफ्रीका में फूड ग्रेन्स भेज रहा है, या तो फ्री या फिर बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर। मतलब दो ग्रुप्स के बीच में ना एक प्रकार से कंपटीशन सा चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने ग्रुप में शामिल किया जाए। तो ये जो वर्ल्ड है ना बहुत ज्यादा डिवाइडेड होकर इमर्ज हो रहा है। तो नॉन अलाइनमेंट का ना यहां पे कोई स्कोप नहीं है। जैसे कोल्ड वॉर चल रहा था ना पहले, तो नॉन अलाइनमेंट में शामिल थे कुछ देश, जैसे इंडिया जैसे देश। हालांकि कहने को शामिल थे, बट इंडिया के रिश्ते उस समय यूएसएसआर से ज्यादा अच्छे थे एज कंपेरिजन टू यूएसए। देखो आज के समय में ना सिचुएशन ऐसी है कि न्यूट्रल जैसा वर्ड धीरे धीरे खत्म हो रहा है। या तो आप यूएसए वाले ग्रुप में हो या फिर आप रशिया चाइना वाले ग्रुप में हो। इवन ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज है ना, ब्रिक्स में इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ब्राजील भी है, वो भी अपने आप को ना बीच में खड़ा नहीं महसूस कर रहे हैं। उनके ऊपर भी प्रेशर है कि आप तो या तो यूएसए की साइड जाओ या फिर रशिया चाइना की साइड जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में ना फिर दोनों ग्रुप्स के बीच में टेंशंस का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग इस सिचुएशन को कोल्ड वॉर की सिचुएशन बताते हैं, न्यू कोल्ड वॉर। कुछ लोग बोलते हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की सिचुएशन है। लेकिन देखो एक बात साफ है, G20 की आउटकम का एनालिसिस कर रहे थे राइटर, वो दोनों तरह की पिक्चर दिखाते हैं। क्यों ये समिट के आउटकम को आप इसे अच्छा बता सकते हो, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर देखो तो इस समिट ने किसी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम नहीं किया है। जैसे औपचारिक बातें होती हैं, ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस है, ऐसा कुछ फ्यूचर में अच्छा होगा वो भी नहीं कह सकते। राइटर थोड़ा पेसिमिज्म यहां पे शो कर रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो डिसमल है, मतलब अंधेरे वाला है। और इंडिया इस पूरे चेस बोर्ड में ना, इंडिया के हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है, इंडिया कभी इस पूरी आउटकम पे कंट्रोल नहीं है कब किसके बीच में लड़ाई होगी। हाँ इतना जरूर है कि पहले के अपेक्षाकृत अब इंडिया की जो आवाज है वो ज्यादा मजबूत हुई है, बड़े देश इंडिया की आवाज को सुनते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, एक तरफ बाल गंगाधर तिलक जी और दूसरी तरफ गणेश चतुर्थी एज ए कम्युनिटी फेस्टिवल, दोनों के बीच में क्या नाता है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर कहते हैं, देखो आज के समय में गणेश चतुर्थी को 10 दिन के फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी कम्युनिटी एकजुट होती है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, और बहुत ज़्यादा धूमधाम से इस 10 दिन के पीरियड को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए पब्लिक इवेंट। लेकिन ना 1893 से पहले ये नहीं होता था। 1893 से पहले गणेश चतुर्थी सिर्फ एक दिन का फेस्टिवल हुआ करता था, जो लोग बस प्राइवेट में ऑब्जर्व करते और खास करके ब्राह्मण्स एंड अपर कास्ट के लोग इसे ऑब्जर्व करते। लेकिन 1893 में बहुत कुछ चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? देखो इसका क्रेडिट जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी, लोकमान्य मतलब लीडर ऑफ द पीपल। ये देखो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में आते थे। आपने शायद इतिहास में पढ़ाई होगा, उस समय ना 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, एक ग्रुप मॉडरेट्स का और एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट का। एक्सट्रीमिस्ट में आते थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। एक्सट्रीमिस्ट के जो मेथड्स थे ना आजादी पाने के, वो थोड़े एग्रेसिव थे। देखो हुआ क्या, 1857 की क्रांति में ना म्यूटिनी हुई थी और ब्रिटिश राज को भारत से उखाड़ फेंकने की कोशिश हुई थी। लेकिन 1857, जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, यह प्रयास फेल हो गया। तो इसके बाद जो मॉडरेट्स थे ना, वो कंसेशन चाहते थे ब्रिटिशर्स से। कंसेशन मतलब थोड़ी ऑटोनॉमी और दे दी जाए, हमारे हाथों में थोड़ी पावर और दे दी जाए। उनकी सोच इस प्रकार से थी कि ब्रिटिशर्स से थोड़ी कंसेशन ली जाए, थोड़ी पावर और ली जाए। लेकिन वो सीधा सीधा नहीं बोलते थे कि ब्रिटिशर्स को कि आप छोड़ के चले जाओ। दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे सीधा सीधा कि हमें सेल्फ रूल चाहिए। जैसे अरबिंदो घोष भी एक्सट्रीमिस्ट थे, वो भी स्वराज की वकालत करते थे। बाल गंगाधर तिलक का तो सीधा सीधा नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, एक तो केसरी मराठी में और एक मराठा इंग्लिश में। और
बाल गंगाधर तिलक बहुत जबरदस्त स्पीच देते थे और बहुत ही ज्यादा, गांधी के आने से पहले ना सबसे बड़े लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, गांधी के आने से पहले। और इनका जो स्लोगन है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। बहुत जबरदस्त मास लीडर थे। तो ना वहां पे ना उस समय अंग्रेज क्या बोला करते थे कि यार तुम लोग तो गवार हो, हम तुमको सभ्य बनाने आए हैं, ये हमें डिवाइन मिशन मिला है, भगवान ने हमें भेजा है ताकि आप जैसे गवार लोगों को हम सिविलाइज बना सकें, आप जैसे गवार लोगों को हम सभ्य बना सकें। तो ये नरेटिव प्रेजेंट किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और कुछ इंडिया में कुछ लोग इसे मान भी लेते थे कि हाँ यार ब्रिटिशर्स जो हैं वो तो हमें सुधारेंगे और उनके यहां आने से बहुत फायदा हुआ है हमको। लेकिन हमारे जो महान लीडर्स थे ना उस समय, जैसे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने ना ये बताना स्टार्ट किया कि भैया आपसे हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमारी ऑलरेडी हमारी सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा महान रही है। बाल गंगाधर तिलक ने ना जो अपने पुराने हीरोज हैं ना उनमें और ज्यादा प्राइड महसूस करवानी स्टार्ट की जनता से। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं, जनता को बोला कि आप इनको याद करो, ये कितने वीर लोग थे, इनसे प्रेरणा प्राप्त करो। उसी प्रकार से तिलक ने ना यूथ से आह्वान किया कि जैसे गणेश चतुर्थी का ये फेस्टिवल है, ये हमारी विरासत है, ये हमारी सभ्यता है, इस पर हमें गर्व है, हम इसे सेलिब्रेट करेंगे बढ़िया ढंग से ताकि ब्रिटिशर्स को दिखाया जा सके कि हमारी सभ्यता आपसे ज्यादा अच्छी है, हमारा कल्चर आपसे कहीं ज्यादा अच्छा है। तो गणेश चतुर्थी को 1893 के बाद से बड़े धूमधाम से 10 दिनों के फेस्टिवल के तौर पे सेलिब्रेट किया जाने लगा। अब इस फेस्टिवल के दौरान जो नेशनल सॉन्ग्स थे वो बजाए जाने लगे ताकि लोगों में पेट्रियोटिज्म की जो भावना है वो और ज्यादा अच्छे से कूट कूट के भरी जा सके। मतलब नेशनलिज्म वहां पे उस समय लोगों में इनकलकेट करना था ना, ताकि लोग जागरूक हों और ब्रिटिशर्स को यहां से भगा दें। तो इस चीज में भी ये फेस्टिवल्स काफी काम आए। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जनरल कंसेप्ट है, इतिहास में ना आपको अनेकों एग्जाम्पल्स ऐसे देखने को मिलेंगे जब धर्म का इस्तेमाल हुआ है पावर इस्तेमाल करने के लिए, धर्म का इस्तेमाल हुआ है पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए, धर्म का इस्तेमाल हुआ है लड़ाइयां लड़ने के लिए, अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए। आप रिसेंट एग्जाम्पल देखिए अफगानिस्तान का। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हासिल की धर्म के नाम पर। उन्होंने बोला कि हम सरिया लागू करना चाहते हैं, हम ट्रू इस्लाम को फॉलो करते हैं। इवन पहले के समय में मेडिवल इंडिया में बहुत सारे इन्वेडर्स जो भारत में आए वो अपने सैनिकों को मोटिवेट किया करते थे कि देखो आप जिहाद के लिए लड़ रहे हो, समझ गए। उसी प्रकार से इंडिया में भी कुछ लीडर्स जैसे अरबिंदो घोष थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने ये बोला भारत के यूथ को, भारत एक गोडेस है, माता है, भारत माता, और अभी जो चेंज में है, तो भारत के जो यूथ हैं वो जिस प्रकार से धर्म के प्रति डेडिकेटेड है ना, रिलीजन के प्रति डेडिकेटेड हैं, उन्हें अपने आप को नेशन के प्रति डेडिकेटेड करना चाहिए उसी प्रकार से। और आप कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हो कि भारत माता चेंज में है, तो आपका ये फर्ज है कि आप तब तक मत रुको जब तक कि आप भारत माता को चेंज से आजाद मत करवा दो। तो समझ गए, ये एग्जाम्पल है, इससे ना लोगों को ज्यादा अच्छे ढंग से मोटिवेट किया जा सकता है। समझ गए, आप एग्जाम्पल पे ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन एक जनरल कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया। फिर से आते हैं तिलक पर। तिलक ने 1896 में शिवाजी फेस्टिवल को भी ऑर्गेनाइज करवाना स्टार्ट किया और एम यह था कि महाराष्ट्रियंस में नेशनलिस्ट आइडियाज को इंस्पायर किया जाए। और उसी साल उन्होंने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया फॉरेन कपड़े के बाइकॉटिंग से संबंधित, क्योंकि उस समय ना ब्रिटिशर्स ने कॉटन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा दी थी। इसके बाद आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है कि तिलक ने जो ये किया ना, जोर शोर से गणेश चतुर्थी को एज ए कम्युनिटी फेस्टिवल के तौर पे सेलिब्रेट किया, इससे ना थोड़ा सा कम्युनलिज्म बढ़ गया। मतलब कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं इससे कम्युनलिज्म बढ़ गया और आरोप ये लगने लगे कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो हिंदुइज्म को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर 1893 में 11 अगस्त को बॉम्बे में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में वायलेंस देखने को मिला। लेकिन इसके जवाब में ना तिलक ये कहते हैं कि देखो ब्रिटिशर्स जो है ना वो मुस्लिम्स का साथ देते हैं और मुस्लिम्स का जो एग्रेशन है उसको काउंटर करने के लिए हिंदुओं ने सेल्फ डिफेंस किया है।
तिलक का यह भी कहना था कि ब्रिटिशर्स को इस बात का पता है कि हिंदू मेजोरिटी में है, वो एकजुट हो रहे हैं इन फेस्टिवल्स के थ्रू और इससे उनको खतरा महसूस होता है। इसी वजह से वो हिंदुओं को काउंटर करने की कोशिश करते हैं मुस्लिम्स के थ्रू। ये उनकी रणनीति है डिवाइड एंड रूल की। तो इस प्रकार से ना आर्टिकल में पूरा इतिहास बताया जाता है कि कैसे गणेश चतुर्थी को, भगवान गणेश की वर्शिपिंग को एक पब्लिक फेस्टिवल के तौर पे सेलिब्रेट किया जाने लगा 1893 के बाद से ही। तो इसका इतिहास लिंक्ड है इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम से। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। नीति आयोग पर यूपीएससी देखो एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब सबसे पहले आप ये बताइए नीति आयोग का काम क्या होता है। देखो नीति आयोग का काम जनरली ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना, रिकमेंडेशंस देना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, डेटा को एनालाइज करना, रिकमेंडेशंस देना, गाइडेंस देना, कौन सी स्कीम नहीं चलानी चाहिए, कैसे डेवलपमेंट लाया जा सकता है। ये सारा काम जो है वो नीति आयोग का है। नीति आयोग से पहले जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था ना, वो तो 5 साल का प्रोग्राम दिया करता था कि 5 सालों में इतना इतना पैसा खर्च किया जाएगा, यहां पे खर्च किया जाएगा। एलोकेशन भी किया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, लेकिन प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया जब बीजेपी सत्ता में आई और अब नीति आयोग है। अब ना एक नई मांग चल रही है कुछ राज्यों के द्वारा, जैसे नेशनल लेवल पे नीति आयोग काम करता है ना, वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोग होना चाहिए। समझ गए? सीटी आयोग सीटी आयोग तो नहीं, नाम एसआईटी आयोग है, लेकिन ऐसा आयोग होना चाहिए जो स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट की मदद कर सके, स्टेट का डेटा एनालाइज करने में, स्टेट की जीडीपी कैसे एक्सपेंड की जाए इस लेवल पे। मतलब वो सारे काम जो नीति आयोग नेशनल लेवल पे करता है ना, स्टेट लेवल पे जो ये आयोग हो वो भी स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करें। ऐसी एडवाइस देखो राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से हाल ही में आ चुकी है। तो ऑब्जेक्टिव देखो ये होंगे अगर ये सीटी आयोग बनता है तो, कि 2030 से पहले स्टेट लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना। इंडिया एट द रेट 2047 100 साल का इंडिया हो जाएगा, इसके लिए जो गोल रखे गए हैं उसको अचीव करना। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो संस्थान है या फिर एनजीओ वगैरह हैं, नॉन स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ मिलकर काम करेगा ये एसआईटी आयोग यानी सीटी आयोग। एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे एसआईटी कर्नाटक ने पार्टनरशिप स्टैब्लिश की कर्नाटक इनोवेटिव अथॉरिटी और फिजिकल पॉलिसी इंस्टीट्यूट के साथ में। अब देखो हम ये डिस्कस करते हैं नीड क्यों है एसआईटी आयोग की। देखो सबसे पहले वन साइज डजंट फिट ऑल। कई बार ना नीति आयोग अपने कुछ रिकमेंडेशंस देता है, लेकिन सभी स्टेट्स पे वो इक्वली एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि हर एक स्टेट की सिचुएशन अलग अलग है। तो ये हर एक राज्य का अलग से एसआईटी आयोग होगा ना, वो उस राज्य के संदर्भ में अपनी रिकमेंडेशंस देगा जो ज्यादा रेलेवेंट होंगी। इसके अलावा एसआईटी आयोग स्टेट्स की मदद करेंगे होलिस्टिक पॉलिसी मेकिंग में एंड इवेल्युएशन में। अभी नीति आयोग के द्वारा चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हर एक स्टेट की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, लेकिन नीति आयोग जनरल रिकमेंडेशंस देता है, कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशंस नहीं देता है। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, स्कीम्स की एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिप्लॉय किए जा रहे हैं डेवलपमेंट लाने के लिए, ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा, और नेशनल जो डेवलपमेंट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से इंश्योर किया जा सकता है। क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं इंश्योर कर सकती। फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सेक्टर्स में डेवलपमेंट लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। जनरल पॉइंट्स हैं, अगर एसआईटी आयोग आते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव होगा, स्टेट्स इंपावर होंगे तो उन्हें पता लगेगा कि कैसे बिजनेस को आसान बनाया जा सकता है, मतलब बिजनेस करना आसान हो सकता है राज्य में। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट में जो प्रोफेशनल्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस जैसे कि अब देखो ये इंडिविजुअल स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि वो एसआईटी आयोग कैसे काम करेंगे। अगर मान लीजिए स्टेट्स ने एसआईटी आयोग को सीरियस ही नहीं लिया, फिर क्या फायदा। नेक्स्ट रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स जैसे एसआईटी आयोग गठित कर दिया गया, लेकिन वहां पे स्टाफ ही नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है, ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, रिसर्च एक्टिविटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या फायदा एसआईटी आयोग के गठन का। इसके बाद डेटा अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी। एक जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि डेटा एनालिसिस करेंगे एसआईटी आयोग, लेकिन स्टेट लेवल पर डेटा इकट्ठा ही नहीं है ढंग से, तो कौन से डेटा को एनालाइज करेंगे। डेटा होगा तब तो एनालाइज करेंगे ना, ये भी एक चैलेंज है। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है
कि लोकल गवर्नमेंट्स और स्टेट्स को इंपावर किया जाए, और उनको इंपावर करने में एसआईटी आयोग का गठन एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, एसआईटी आयोग हर एक स्टेट का अलग से होगा ना, तो विभिन्न राज्यों के बीच में भी एक कंपटीशन पैदा होगा अलग अलग पैरामीटर्स में ज़्यादा जल्दी ग्रोथ प्राप्त करने का। नेक्स्ट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जो एसआईटी आयोग है ना स्टेट लेवल पे, उनको पैसे दिया जाए। जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाल ही में 150 करोड़ रुपए एलोकेट किए ये एसआईटी कर्नाटक को। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनोवेशन अगर लाई जाती है ना अलग अलग एरियाज में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में, वेस्ट मैनेजमेंट में, रिसोर्स कंजर्वेशन में, तो बेहतर ढंग से एसडीजी गोल्स को अचीव किया जा सकता है, और इसमें एसआईटी जो है वो एक बड़ी भूमिका निभाएगा। जैसे अभी जो असम एसआईटीए है ना, इसका मेन फोकस है एसडीजी पर, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर। लास्ट में पॉइंट है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का, ये इंश्योर किया जाए कि सभी स्टेक होल्डर्स की जो जरूरतें हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है। मतलब हमेशा जो हम बात करते हैं, जो स्टेट लेवल पे ये जो आयोग है ना, ये भी इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस पे फोकस करें कि कैसे डेवलपमेंट का लाभ सभी सेक्शंस को मिले। ऐसा ना हो कि कुछ ही सेक्शंस को डेवलपमेंट का लाभ मिले और कुछ कम्युनिटीज जो हैं वो मार्जिनल की मार्जिनल रह जाएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्टेट लेवल पे एसआईटी आयोग से संबंधित। मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए आज जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक बाल गंगाधर तिलक से संबंधित और दूसरा स्टेट लेवल पे स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोग से संबंधित है। दोनों 250 वर्ड्स में इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। pwonlyas.com पे जाके आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। प्री का क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की, लेकिन सीधा सीधा कोई प्री का क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो आज प्री का क्वेश्चन नहीं देखेंगे। और देखो, रिवीजन के लिए आपने बोला था, रिवीजन के लिए ना एक डिवाइडेड व्यू है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर अगले दिन 3-4 मिनट में कुछ रिवीजन अच्छे से होता नहीं है, मतलब कुछ पॉइंट्स कवर होते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो इसलिए 2-3 दिनों से जो समरी की फाइल है वो तो मैं आपको दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप हिंदी इंग्लिश दोनों में समरी की फाइल डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो 3-4 मिनट के लिए हम डिस्कस करते थे उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, शुरुआत तो किया था, मतलब 2-3 चीज़ें हमने ट्राई की, अगले दिन हमने ट्राई किया, लेकिन एक बार सोच रहा हूँ कि वीकली भी ट्राई करके देख लेते हैं कौन से दिन अगर रिवीजन करें तो सबसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इसी वजह से 2-3 दिनों से जो रिवीजन है वो नहीं की है। तो आज की इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।